दोस्तों, चैनल की एक विशेष पेशकश कुछ जग की कुछ जीवन की में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। कुछ जग की कुछ जीवन की इस विशेष साक्षात्कार की श्रृंखला में मैं आज आप सभी को एक विशेष मुलाकात कराने जा रहा हूं। हमारी जैन जगत के एक सर्वश्रेष्ठ धर्मश्रेष्ठी समाज सेवी प्रभावक व्यक्तित्व सफल उद्योगपति श्रीमान अशोक जी बड़जात्या साहब इंदौर से मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं कि आप समन्वय, सद्भावना और संगठन की भावना को लेकर संपूर्ण जैन समाज के एक सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता कहें या उच्च विचारक के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तित्व कहें, ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ मैं आज आप सभी की एक मुलाकात कुछ प्रश्नों के साथ मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो वर्तमान में दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हैं। और इस महासमिति के अध्यक्ष के रूप में पदस्थ होने के साथ साथ आप देश की विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न पदों पर पदस्थ होकर संपूर्ण जन जगत को एक नवीन दिशा प्रदान करते हुए युवाओं के आदर्श बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं इंदौर से, आपके ही ऑफिस से जुड़ कर के। मेरा आपसे पहला प्रश्न है आदरणीय भाई साहब से कि आप दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हैं। ऐसे पद के रूप में आप पदस्थ रहते हुए आपके साथ ऐसी कोई जो विशेष घटना रही हो जिसने आपके मन को बहुत अधिक कुंठित किया हो, जिससे आपके मन में व्यग्रता उत्पन्न हुई हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो मुझे एक बात हमेशा खली है, वो है हम में थोड़ी-सी श्रेय लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। श्रेय लेना कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, परंतु कुछ हमारा समर्पण हो, उस कार्य के प्रति, उस संस्था के प्रति हमारी कुछ निष्ठा भी हो, तो श्रेय लेने की बात भी समझी जा सकती है। परंतु कई बार ऐसा मैंने देखा है कि आपका समर्पण बहुत कम था। कुछ ही समय आपने संस्था को दिया है या समाज को दिया है और आप चाहते हैं कि उससे अनुरूप नहीं, उससे कहीं बड़ा पद या कोई बड़ी ज़िम्मेदारी आपको मिल जाए। इस बात से मुझे हमेशा परेशानी हुई है कि अपने अनुभव के आधार पर हम पद नहीं, अपने दूसरे आधारों पर लेना चाहते हैं, उससे समाज में बढ़ोतरी कम हुई है। बहुत अच्छी बात आदरणीय भाई साहब के मुख से हम सभी के बीच में प्रकट हुई है। जो श्रेय लेने की भावना है, उससे कार्य में ना तो नवीनता उत्पन्न होती है और ना ही रोचकता उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे मिलकर के सद्भावनाओं को लेकर के संगठन के साथ समन्वय के साथ हमें कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न मेरा भाई साहब से है कि आप संपूर्ण जैन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और सामाजिक अनेक मसलों को आपने अपने बौद्धिक विचारों के माध्यम से सुलझाया है और समाज को नवीन दिशा प्रदान की है। वर्तमान में समाज के बीच बढ़ती आपसी कटुता या असामंजस्यता का भय क्या आपको इन सब बातों के मध्य नहीं होता? वही बात फिर से कहूँगा कि हमारी महत्वाकांक्षाएँ बहुत हो जाती हैं। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छा है, परंतु उसके साथ आप में उतनी योग्यता भी अपने आप को उत्पन्न करना पड़ेगी, समर्पण भाव रखना पड़ेगा, निष्ठा रखनी पड़ेगी और फिर अगर आपने महत्वाकांक्षाएँ रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि छोटे सपने देखना बड़ा अपराध है। कई लोग थोड़े छोटे सपने देखते हैं और कई लोग अपनी योग्यता से ज़्यादा बड़े सपने देखते हैं। इसमें एक तालमेल होना चाहिए और मेरा ये कहना है सभी समाजजनों से कि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप और अपने कार्य के अनुरूप रखें, तो निश्चित ही उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी और समाज भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। बहुत सुंदर। योग्यताओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, तो निश्चित ही समाज को भी लाभ होगा और व्यक्तिगत रूप में तो लाभ होगा ही होगा। इसी क्रम में मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि अनेक विद्वानों, श्रेष्ठियों, अधिकारियों आदि से आपका मिलना होता है और इस बीच आपका आना-जाना आदि बातचीत करना, उठना-बैठना इसमें काफ़ी सारा समय भी व्यय होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या आप स्वयं परेशान नहीं होते या इन सब से आने-जाने में आपको क्या फ़ायदा होता है? इत्यादि बिंदुओं को लेते हुए हमें आप सुझाव प्रदान करें।
देखिए, समाज में या किसी भी कार्य के लिए, इवन व्यवसाय में भी गतिशीलता निरंतर रहना चाहिए। अगर आप में स्थिरीकरण हो गया, आप कहीं ठहर गए, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। और गतिशीलता के लिए आवश्यक है कि आप अपने लोगों से मिलते रहें, निरंतर सोचते रहें और प्रतिफल की बहुत जल्दी से अपेक्षा नहीं रखें। मैं गीता के इस वाक्य से बहुत प्रभावित हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए और निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। होता क्या है कि अगर हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत अधीरता से काम करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमें उतनी सफलता नहीं मिली और हम अपने प्रयत्नों को बीच में ही छोड़ देते हैं। निरंतरता, परसुएशन बहुत आवश्यक है आज के ज़माने में, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो परिवार हो और चाहे सामाजिक कार्य हो और इवन धार्मिक कार्य भी हो। अगर हम धार्मिक कार्य में भी चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएँ, हम देखते हैं कि लोग तेज़ी से कुछ व्रत अंगीकार कर लेते हैं, फिर उनको तकलीफ़ें होने लगती है। इसमें भी परसुएशन, अधीरता नहीं होते हुए धीरज से हमने काम लिया, तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। बहुत सुंदर। इसी क्रम में मेरा एक प्रश्न और आपसे है कि जिस प्रकार सामाजिक उन्नति के लिए शिक्षा की बहुत विशेष आवश्यकता है। शिक्षा के बिना मनुष्य उन्नति को प्राप्त नहीं होता और शिक्षा से ही मनुष्य आज वर्तमान में उन्नति को प्राप्त हो रहा है। इसके कई सारे उदाहरण हमें देखने में आते हैं। तो हर एक समाज अपनी शैक्षिक उन्नति के लिए अनेक प्रयास करती है। जैसे मुस्लिम समाज का भी अपना एक शैक्षिक बोर्ड अलग होता है। क्रिश्चियंस भी इसके लिए अपना एक अलग से बोर्ड निर्धारित किए हुए हैं, उनकी सारी गतिविधियाँ चलती हैं। तो क्या इसी तरह से जैन समाज का एक प्रयास अपने निजी बोर्ड के लिए नहीं होना चाहिए? और यदि होना चाहिए तो इसकी उपयोगिता किस प्रकार से रहेगी? इसको स्पष्ट करें। जो आपने शैक्षणिक की बात की, शिक्षा 2 तरह की हो सकती है। एक तो लौकिक शिक्षा, उसमें समाज क्या कर सकता है और एक है पारमार्थिक शिक्षा कि अपना जीवन कैसे जिया जाए, जीवन के मूल्य क्या हों, धार्मिक मूल्य क्या हों, धार्मिक रूप से हम कैसे अपने बच्चों को संस्कारित करें। इनमें दोनों में थोड़ा-सा विरोधाभास है कि लौकिक शिक्षा और पारलौकिक शिक्षा में विरोधाभास है। मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि लौकिक शिक्षा तो सरकार के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अब वो उसका बहुत व्यावसायीकरण हो चुका है। हमारी कई पुरानी शिक्षा संस्थाएँ थी, कई पुराने स्कूल थे जो हमारे समाज ने खोले। आज शायद उतने अच्छे ढंग से वो नहीं चल पा रहे हैं, उसमें उनकी समस्या है। क्योंकि इसमें व्यावसायीकरण हो गया है और हम भी अपने बालकों को ऐसे ही शिक्षण संस्थानों में भेजना चाहते हैं, जहाँ की फ़ीस अच्छी हो, जहाँ के पढ़ाने वाले अच्छे हों और जहाँ उच्च स्तर की शिक्षा मिले। आदमी अपनी आर्थिक क्षमता से ज़्यादा अपने बच्चों पर खर्च करना चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में। मेरा ऐसा मानना है कि जो लौकिक शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच के हमें अपनी बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, पारमार्थिक शिक्षा देना चाहिए और उसके लिए जो भी अपना पाठ्यक्रम है, कई पाठ्यक्रम बने, पहले मुन्नालाल जी गोयली ने बनाया, फिर टोडरमल स्मारक ने, डॉक्टर हुकमचंद जी भारील ने बनाया और भी कई संस्थाओं ने पाठ्यक्रम बनाए हैं। अगर हम इनमें एकरूपता लाकर इनको बना सकें और बच्चों को समन्वित शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा दे सकें, चारों अनुयोगों की शिक्षा दे सकें कम समय में, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और समाज को इस दिशा में ही अधिक कार्य करना चाहिए। बहुत सुंदर आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है। निश्चित ही यदि इन विचारों के माध्यम से समाज प्रयास करेगी, तो आने वाली जो नवीन पीढ़ी है उसको एक व्यवस्थित सुनियोजित लाभ प्राप्त होगा। इसी इसमें जी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि बजाय शिक्षा के 2 पहलू हैं। एक तो शिक्षा अर्थात एजुकेशन, बच्चे को बीए की डिग्री मिले, एमए की डिग्री मिले, 12वीं पास करें और दूसरा है कोचिंग। सामाजिक संस्थाएँ जैसे हमने किया है माँ दिगंबर जैन महासमिति में कि हम बच्चों को आईएएस की कोचिंग करते हैं। वो अपनी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी आदि पद प्राप्त कर सकें या बच्चे अच्छी शिक्षण संस्थानों में जाएँ जैसे बीई के लिए या बीटेक के लिए आईआईटी की हो, आईआईएम की हो। अगर हम ये कोचिंग प्रदान करें अपने बच्चों को तो ये बहुत कम अर्थ की रिक्वायरमेंट होगी और हम इसको अच्छी तरह से कर देंगे और हमारे बच्चों को अच्छी तरह से स्थापित कर सकेंगे। शैक्षणिक तो वो योग्यता प्राप्त करें अच्छे स्कूलों से और ये कोचिंग के द्वारा हम अपने बच्चों को अच्छी जगह स्थापित कर सकते हैं। जैसा हमने फ़ास्ट में किया है पिछले 4-5 वर्षों में 100 बच्चों को हमने मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्रित पदों पर प्रतिष्ठित किया है और ये समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है और वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस बारे में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भी हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, इसी क्रम में मेरा आपसे अगला प्रश्न है
कि वर्तमान में अनेक प्रसंग ऐसे बन रहे हैं जहाँ बार-बार ऐसा कहा जाता है कि हम जैन हैं, अल्पसंख्यक हैं और हमें इस तरह से अल्पसंख्यक का दायरा प्राप्त होना चाहिए। तमाम सारी समस्याएँ अपने जैन समुदाय के प्रति शासन द्वारा कहें या समाज द्वारा कहें देखने में आती हैं। इसी क्रम में मेरा आपसे प्रश्न है कि जैन समाज की यथेष्ट उन्नति के लिए जो समर्पित संस्थाएँ हैं, जो वर्तमान में काम कर रही हैं, करना चाह रही हैं, जो ट्रस्ट आदि हैं, सफल प्रया हैं वो सब करना चाह रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित जो प्रयास होने चाहिए, जिनका लाभ जैन समाज के जन-जन को हो, छोटा हो, बड़ा हो, गाँव का हो, शहर का हो, लेकिन वह प्रयास बराबर रूप से नहीं हो पा रहे हैं या उन संस्थाओं के माध्यम से जो लाभ मिलने चाहिए, वो यथेष्ट रूप में नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसके कारण क्या हैं? हमारी एक आवाज़ नहीं है। हम पहले ही अल्पसंख्यक हैं। हम ये चाहते हैं कि आज अगर सरकार किसी विषय पर बात करे, हमारे किसी मुद्दे पर बात करे, समय शिखर जी का चर्चा अभी चल रही है, समय शिखर जी पर बात करे, तो सरकार के सामने सरकार के 2 पहलू हैं, एक तो शासन और एक प्रशासन। शासन किससे बात करे? शासन कहेगा प्रशासन को कि भई बात करो, इनको क्या समस्या है? हम सेक्रेटरी आदि से मिलते हैं, तो बड़ी समस्या होती है कि हमारी एक आवाज़ नहीं है, कौन से वो बात करे? इतनी संस्थाएँ वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं और हम अपनी बात को पूरी पुरजोर तरीके से शासन के समक्ष या प्रशासन के समक्ष रख नहीं पाते, क्योंकि हर आदमी का नज़रिया अलग-अलग होता है। अलग-अलग दृष्टि से हम अपनी बात को रखते हैं। समय शिखर जी के केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए और अलग-अलग ढंग से बात कर रहे हैं। कोई कहता है पर्यटन स्थल, कोई कहता है धार्मिक स्थल, और इस तरह की बातें होती हैं, तो सरकार भी दिग्भ्रमित हो जाती है और वो बात को छोड़ देती है। तो महासमिति के अपने 65,000 सदस्य हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक संस्था को हमें चुनना चाहिए। जैसे आज क्रिश्चियंस के लिए एक संस्था है वेटिकन, वो जो कहती है पूरा संसार उसको मानता है। मुस्लिमों को भी एक संस्था होगी जिसका वो फतवा देते हैं, जिसको भी कहते हैं उस बात को मानता है, या शहर के स्तर पर उनका आलिम होता है, वो जो कहता है वो होता है। बोहरा संप्रदाय में उनके दाऊदी धर्मगुरु हैं, उनकी बात को अंतिम रूप से माना जाता है। हमारे साथ समस्या क्या है कि न तो हमारे साथ एक संत है जिसकी आवाज़ पूरा समाज माने, जिसकी आवाज़ पूरे जैन माने, और ना एक संस्था है जिसकी आवाज़ पूरे समाज माने। किसी ज़माने में ये व्यवस्था थी जब सर से हुकमचंद जी हुआ करते थे तो उनकी बात सुनते थे लोग। उसके बाद साहू अशोक कुमार जी हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उनकी बात को भी समाज सुनता था, मानता था और उनका प्रभाव पूरे समाज पर था। आज स्थिति ऐसी नहीं है, आज कोएलिशन गवर्नमेंट है और कोएलिशन गवर्नमेंट के चलाने के अपने कमजोरियां भी हैं और उसकी कुछ अपनी खूबियां भी हैं। तो उन कमियों को कम करते हुए, उनकी खूबियों पर काम करते हुए, अगर हमने एक समन्वय रूप से कोशिश मैंने की है पिछले 5-7 वर्षों में, एक समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी जो अखिल भारतीय 6 संस्थाएं हैं, उनकी एक अखिल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके माध्यम से अब मैंने कोशिश की है। समय शिखर जी के विषय में भी मैंने 2 बार 3 बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई, सबको साथ में लेने का प्रयास किया, परंतु जैसा मैंने पहले बोला, कहीं न कहीं श्रेय लेने की होड़ हमारे बीच में आ जाती है। फिर भी इस दिशा में प्रयास जारी हैं और निश्चित ही अगर हमारी एक आवाज़ हुई, तो हमारे मुद्दों को सरकार और प्रशासन दोनों बहुत प्रभावी ढंग से सुनेंगे। बहुत सुंदर बात आपके मुखारबिंद से भी आई कि समाज में अनेक सारे विभाजन के रूप देखने में जो आ रहे हैं, उसका एक कारण एक है कि हमारी बढ़ती हुई विविधताएँ। हम चूँकि एक हैं, एक होने का नारा देते हैं, लेकिन इसके साथ मानसिक रूप से भी हमें एक होने का प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित ही हमारी एक आवाज़ होगी, तो हमें कहीं अपनी लघुता दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम महावीर के उपासक हैं, अहिंसा के उपासक हैं, तो निश्चित ही हमें एक संगठित होकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमारा आपसे अगला प्रश्न है कि आपकी दृष्टि से संपूर्ण जन समाज को वर्तमान समय में एक होने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? मैंने कहा कि सरकार के सामने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखें। समाज के सामने भी अगर विविधता हैं, समाज आप सुनने में आता होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा हम भाटे में खर्च कर रहे हैं, हम मंदिर ज़्यादा बना रहे हैं। अब लोग इससे दिग्भ्रमित हैं, जाते हैं पंचकल्याणकों में, जाते हैं विधानों में और महाराजों के साथ भी जाते हैं और वो अपना बहुत बड़ा हिस्सा द्रव्य का खर्च कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो कहते हैं कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए। इस बारे में एक नीति अगर हो और एक आदमी अगर एक कुछ प्रभावशाली आदमी इस बारे में कहे, समझाए कि हमारी क्या आगे की योजना होना चाहिए, समाज को आगे किस दिशा में ले जाना है।
आप देख रहे होंगे कि बड़े-बड़े संकुल बन रहे हैं, 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। जब हम केसेस की बात करते हैं कि गिरनार जी, शिखर जी के केस के लिए पैसा चाहिए, एक पैसा भी नहीं मिलता है और इन सब के लिए 200 करोड़, 100 करोड़ रुपए समाज देता है और समाज ही इसका मना भी करता है। आम आदमी से आप बात करेंगे, सब बहुत ज़्यादा मंदिर बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा द्रव्य इसमें खर्च हो रहा है, पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं में बहुत खर्च हो रहा है। खर्च कहाँ हो रहा है? आप दे रहे हैं तो ही हो रहा है, पैदा कहाँ से हो रहा है ये? अब समाज दे रहा है। समाज को शिक्षित करना, समाज को दिशा प्रदान करना, ये काम अगर हुआ तो निश्चित ही जो विसंगतियाँ उत्पन्न हुई है, उनको हम ठीक ढंग से सँभाल पाएँगे। इसी से मिलता-जुलता एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहूँगा। वर्तमान समय में चूँकि अनेक प्रतिष्ठाएँ होती हैं और हर आजकल प्रतिष्ठाओं का दौर ऐसा बढ़ गया है, जगह-जगह छोटी से छोटी जगह पे पंचकल्याणक और यहाँ तक कहें कि महापंचकल्याणकों का आयोजन होने लगा है। और इन सब के पीछे जब जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ अपनी उम्र के अनुसार कि एकमात्र कलेक्शन जिसे हम कह सकें ध्रुव फंड बनाना चाहते हो, फंड स्थापित करके फिर वहीं बात वह थम जाती है। ना तो उस फंड का शैक्षिक कोई उपयोग होता है, ना समाज के लिए कोई उपयोग होता है, बस फंड पर फंड स्थापित होते जाते हैं। तो ये आर्थिक मजबूती बनाने का औचित्य क्या है? अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। आपने सुना होगा कि अगर श्रावक के पास एक कौड़ी नहीं है तो 2 कौड़ी का और श्रमण के पास एक कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी का। अब समस्या ये है कि इस अर्थ को एक सही दिशा प्रदान करना। हर आदमी का अपना एक अलग विचार हो सकता है। पंचकल्याणकों की अपनी उपयोगिता है। समाज अगर कहीं मिलता है तो पंचकल्याणकों में मिलता है। स्कूल में नहीं मिलेगा। आप बहुत बड़ा स्कूल बना दें, समाज कैसे जुड़ेगा उसमें? समाज का आम व्यक्ति अगर आपको आज समय शिखर जी का हमने अभियान चलाया, तो मंदिरों के केंद्र से चला। वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ बात होती है और इकट्ठे होके काम करते हैं। मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। पंच कल्याणकों से लोग पूरा समाज जुड़ता है, उसमें एक नई भावना का संचार होता है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या हम इसको ओवरडू कर रहे हैं? होना तो चाहिए, क्या हम इसे बहुत अधिक करने लगे हैं? इसको कैसे नियंत्रण किया जाए? मैंने एक इसके लिए हल सुझाया था कि जितने भी आयोजन हों धार्मिक और पंचकर्णक और विधान आदि, उसमें 5% राशि हम शिक्षा पे, चिकित्सा पे या तीर्थों के संवर्धन पर खर्च करेंगे। समाज को निर्णय दें, समाज इसका सारे साधु वृंद, सारे सारे आचार्य संघ अगर ये निर्णय लें और ये कहें कि अपनी इच्छा से जिस अच्छे स्कूल को चाहें, जिस अच्छे अस्पताल को चाहें या जहाँ भी वो चाहें, जिस तीर्थ में चाहें, कम से कम 5% ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब अभी महावीर जी में पंचकर्णक हुआ, वहाँ करीब-करीब 200 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 5% मतलब 10 करोड़ रुपए उन्हें अपनी ट्रस्ट के माध्यम से ही खर्च करें, किसी को देने की आवश्यकता नहीं, किसको दें, समस्या ट्रस्ट के सामने ही आ जाती है। वो चूज़ करे, उनका ट्रस्ट चूज़ करे, परंतु दे विल हैव टू स्पेंड 5% ऑफ देयर रेवेन्यू ऑन रिलीजियस ऑन एजुकेशन, ऑन मेडिकल फैसिलिटीज़ और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। इससे समाज का जो द्रव्य है उसको एक सही दिशा मिलेगी, क्योंकि हम ये माने बहुत से लोगों का, मुझसे लोग कहते हैं कि साहब इतना पैसा 200 करोड़ रुपए वहाँ इकट्ठा हुआ। ये 200 करोड़ रुपए उपलब्धता सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए। अगर आप शैक्षणिक व्यवस्था के लिए मांगने जाते हैं या मेडिकल के लिए मांगने जाते हो तो आपको कोई नहीं देता वो पैसे। 200 करोड़ में 1 करोड़ भी इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि वो द्रव्य बना ही उसके लिए। इट इज़ नॉट योर मनी, वो समाज का पैसा था ही नहीं। आदमी को वो देना ही था उसको सुधर्मेंद्र बनने के लिए या माता-पिता बनने के लिए, उसमें ही वो देगा। आप कहोगे आप स्कूल में दे दीजिए, तो नहीं देगा। तो हम ये नहीं माने कि वो द्रव्य का एक तो वेस्ट हुआ है। इट वाज़ नॉट अवेलेबल फॉर दीज़ एक्टिविटीज़, सो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग वेस्ट। ये नहीं मान सकते कि वो द्रव्य जाया हो गया, उसी काम के लिए बना था, उस काम में खर्च हुआ। उसको थोड़ी-सी अगर हम दिशा दे सकें, तो जो सब लोग सोचते हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण आपके द्वारा इस प्रश्न का हमें प्राप्त हुआ। इसी से थोड़ा-सा मिलता-जुलता प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये आपने भी इंदौर महानगर में, चूँकि इसे मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है, यहाँ फास्ट आईएएस एक एकेडमी तैयार की हुई है जिसमें आईएएस आदि की कोचिंग छात्र-छात्राओं को प्रदान की जाती है। तो क्या इसी से मिलते-जुलते जैसे विद्यालयों का स्तर जो होता है, जो जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं, उनकी स्थापनाएँ विद्यालयों की स्थापनाएँ समाज द्वारा हों, ट्रस्टों द्वारा हो, आज भी ऐसे छोटे-छोटे गाँव हैं जहाँ व्यवस्थित एजुकेशन नहीं है। तो ऐसी जगहों पे सामाजिक प्रयासों से स्थापित विद्यालय होंगे, तो फिर वो जाके आगे बढ़ते हुए इस लेवल तक आएँगे और तैयार होकर के अपनी
सारी ऊर्जा को यहाँ समर्पित करेंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज में उभर कर के आएँगे, तो क्या इस दृष्टि से विद्यालयों की स्थापनाएँ मंदिरों के साथ या ट्रस्टों के माध्यम से नहीं होनी चाहिए? इट टेक्स ए लाइफ टाइम टू मेक एन इंस्टीट्यूशन। विद्यालय बनाना, और विद्यालय जिसमें अपने माँ बाप बच्चों को भेजें आगे बढ़कर, रिकमेंडेशन लगाएं कि साहब मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी से कहलवाएं, वो इंस्टीट्यूशन बनाने में यू रिक्वायर ए लाइफ। लोगों में इतना समर्पण अब नहीं है आज की तारीख में कि हम नए विद्यालयों का निर्माण करें और वेट करें 10 साल 15 साल जब तक कि वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाए। विद्यालय और इंस्टीट्यूशन में फ़र्क है, स्कूल और इंस्टीट्यूशन। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन। स्कूल खोलना तो बहुत सरल है, पर बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, या माँ बाप ही नहीं भेजेंगे जो उस इंस्टीट्यूट के, उस विद्यालय के ट्रस्टी हैं। उनके बच्चे आपको कहीं और पढ़ते हुए मिलेंगे। आज जितने पॉलिटिशियन इस देश में हैं, उनके सबके बच्चे भारत में नहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन आप ले लो, सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, सिंगापुर में पढ़ रहे हैं। किसी का भी बच्चा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ता है, भले ही प्राथमिक शिक्षा लेता हो या 10वीं 12वीं तक पढ़ता हो, परंतु उच्च शिक्षा के लिए सब बच्चे अपने। ऐसा ऐसा हमारे समाज के साथ भी होगा। अब इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि उसके लिए बहुत समर्पण चाहिए। अगर कोई लोकल समाज आज निश्चित करे और 10 साल तक अपने अपने ऊपर वो धीरज रखे, तो निश्चित वो इंस्टीट्यूशन बनेगी और वहाँ के अन्य बच्चे भी आएँगे और हमारे बच्चे भी प्राप्त कर सकेंगे। अब ये इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। सिमिलरली हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल खोलना सरल है, 25-50 करोड़ रुपए मिल जाएँगे, परंतु अच्छे चिकित्सक कहाँ से लाएँगे? अच्छी नर्सेज़ कहाँ से लाएँगे? बहुत मुश्किल है कि आज एक नया अस्पताल खोलें और बहुत अच्छा चिकित्सक उसमें आ जाए, बहुत अच्छा स्टाफ वहाँ पे आ जाए, बहुत अच्छे डॉक्टर्स वहाँ आ जाएँ। उनको अटेंड करने के लिए बहुत समस्या है। मैं यहाँ व्यावसायिक गतिविधि चलाता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज कंपनियों में अच्छे टैलेंट की है। अच्छा टैलेंट लाने के लिए बहुत पैसे भी देना पड़ते हैं, दुगनी-तिगनी कहीं से लाना हो, और अपना खुद का टैलेंट निर्माण करने में मुझे एक ज़िंदगी लग जाएगी। अगर मैं आज एक बच्चे को लूँ, उसको ट्रेनिंग करूँ, तो 5-7 साल बाद वो तैयार होगा, तब तक इंस्टीट्यूशन तब तक व्यवसाय कैसे चलेगा? अच्छा टैलेंट इज़ अ प्रॉब्लम। इसी प्रकार अगर स्कूल में अच्छे शिक्षक हों, कॉलेज में अच्छा मेडिकल स्टाफ हो, नर्सें हों, ये निर्माण करने में बहुत समय लगता है। और एक के शायद सागर के अपना अस्पताल का अपन जानते हैं दयोदय में क्या हुआ। बहुत बहुत अच्छा चला, परंतु धीरे-धीरे वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं बचे और शायद आज वो इतना अच्छा नहीं चल पाता। यही समस्या हर संस्थान को आएगी। बहुत सुंदर इस प्रश्न का समाधान हमें आपसे प्राप्त हुआ। हमारे साथ संजय जी सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हैं। वो भी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। संजय जी से निवेदन है, आप भाई सबसे पहला प्रश्न। भैया जय जिनेंद्र। ये जो आप बचपन से लेकर अभी तक इतना सारा आपने जो कार्य सोचा है, समाज को दिशा प्रदान की है, तो ये इतना सारा आपके अंदर ये जुनून, ये आपको कहाँ से मिला और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कुछ तो शायद गॉड गॉड गिफ्ट होती है। आप लोग जैन हो, नहीं मानोगे कि गॉड गिफ्ट नहीं होती है। भगवान हमारे महावीर स्वामी किसी को गिफ्ट नहीं देते, परंतु शायद कुछ ऐसा ही, और उसको फिर पल्लवित करना। अगर आप अपने आप में जो गुण हैं उनको पल्लवित करें तो निश्चित ही आगे बढ़ सकते हैं। और जो शिक्षा की बात हम करते हैं, मैं वही कहता हूँ कि हमें एजुकेशन यानी उनको बीए बीकॉम नहीं कराना है। उनके उन गुणों को बाहर लाना है जो उसमें छिपे हुए हैं, और उनको कैसे पल्लवित कर सकें। अगर ये काम समाज करेगा तो समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। बाकी हम इंस्टीट्यूशन के निर्माण में तो पीछे रह जाएंगे, परंतु ये काम हम कर सकते हैं कि छिपे हुए मनुष्य के गुणों को बाहर लाएं और उन्हें विकसित कर दें। कोई अच्छा गायक है, उसकी गायन कला को प्रोत्साहित करें। कोई अच्छा नर्तक है, अच्छी नृत्य कला को। और कोई अच्छा पढ़ सकता है तो उसे हम आईआईटी आईआईएम कराएं। तो ये काम समाज को करना चाहिए, और ये काम समाज के स्तर पर, परिवार सबसे पहले, पारिवारिक स्तर पर, उसके पश्चात रिश्तेदारों के साथ, और फिर सामाजिक स्तर पर हमको करना चाहिए। मेरा भैया अगला प्रश्न था कि आप के भाई हैं, छोटे भाई विजय भैया हैं, वो मुमुक्षु समाज के सिरमौर श्रेष्ठी वर्ग हैं, और आप भी जैन समाज के सिरमौर श्रेष्ठी वर्ग हैं। तो कभी-कभी आप लोग जब घर पर बैठते होंगे, तो किसी न किसी पॉइंट पर आप दोनों में डिस्कशन तो होता ही होगा। कभी न कभी किसी मुद्दे पर आप दोनों का वैमनस्य भी हो जाता होगा। तो
वो किस प्रकार का आप दोनों में होता है और किस प्रकार आप दोनों आपस में सामंजस्य बिठाते हैं? कृपया ये भी एक हम लोगों को बताएँ। आपसी समझ एक ही रास्ता है कि हम नए बात को मानने वाले हैं। जी, जी। सामने वाले के नए को समझ लिया कि वो किस नए से ये बात कह रहा है, किस प्रयोजन से ये बात कह रहा है या उसकी अपेक्षा क्या है और मैं किस अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि मुमुक्षु थोड़ा-सा आजकल ज़्यादा मिलिटेंट हो रहे हैं, शायद उनको इतना मिलिटेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं जिस नए से बात कह रहा हूँ उस नए से वो समझ जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर चुप रह जाना चाहिए। अपना नए किसी पे थोपना नहीं, अपनी अपेक्षा, नए मतलब अपनी अपेक्षा। जी। तो अपेक्षाओं को समझ में हम कहीं न कहीं परिवार में भी, नए तो हम ये धार्मिक दृष्टि से बोलते हैं, परंतु परिवार में भी कोई आदमी, पिताजी किस नए से बोलते हैं, लड़का किस नए से उसको समझता है या उसको लेता है। तो ये नए का समझ अगर हम अपने बच्चों में शुरू से विकसित कर दें, तो वे उन्हें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनैलिटी उससे बच्चे बचेंगे। और ये बहुत अच्छी अनेकांत को अगर हम समझाएँ, नएवाद को समझाएँ, अपने बच्चों को शुरू से ही ये शिक्षा दें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे में थोड़ी-सी समझ अच्छी है दोनों में, नए की और अपेक्षाओं की और अनेकांत को समझ की, इसलिए शायद हम में सामंजस्य जल्दी बैठ इस जाता पर है। मूल अपन स्वाध्याय कह सकते हैं कि हाँ, दोनों में स्वाध्याय, स्वाध्याय है। स्वाभाविक ये चीज़ें स्वाध्याय से ही सीखेगा आदमी, जिसका अभाव होते जा रहा है। लौकिक शिक्षा को हम बहुत महत्व देने लगे हैं परिवार में भी, क्योंकि सबको अब अर्थ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगी है। तो हमें ये संस्कार से उनके अर्थोपार्जन में भी फ़र्क पड़ेगा और उनके जीवन मूल्य भी बदलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपने अभी जो बोला मुमुक्षु समाज का बोला कि कुछ तो मैं चाहूँगा कि कुछ कमियाँ और अच्छाइयाँ भी आप हमारे दर्शकों को बताएँ जिससे हम सुधार कर सकें और समाज के सामने वो बात आ सके। कुछ कमियाँ और कुछ अच्छाइयों पर भी प्रकाश डालें। नहीं, मुख्य समाज में तो सब अच्छाइयाँ ही हैं, ऐसी कुछ कमी नहीं है। परंतु हम अपनी बात को एक तरफ नहीं खींचे। अब थोड़ा-सा ऐसा मुझे लगता है कि हम बहुत खींचने लगे हैं। स्वामी जी की बात हम करते हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा हम खींचतान में ले आए हैं। कभी भी स्वामी जी ने ये नहीं कहा, उनकी जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें अंदर से और उसको बहुत ज़्यादा ऐसा न माने कि अन्य जो समाज है या अन्य समाज अर्थात जो हमारे मित्र पक्ष हैं, वो एकदम ही निहायत ही गलत हैं। ये जो हम एक तरफ़ा इस बात को कर रहे हैं, उससे समाज में हम स्वामी जी की बात को उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अगर हम अपनी बात को बहुत दृढ़तापूर्वक और बहुत आग्रहपूर्वक, दृढ़ता भी नहीं, दृढ़तापूर्वक तो कहना चाहिए, बहुत आग्रह और आग्रह के साथ दुराग्रह पूर्वक करते हैं, तो हम स्वामी जी के द्वारा जो उद्घाटित तत्व है, उसका भी नुकसान करते हैं। अंतिम में प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा आज का युवा वर्ग है, आपके अभिभावकों ने आपके साथ ऐसे खूब सारे अच्छे कार्य आपको अच्छे संस्कार दिए हैं कि आप आज समाज के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। तो आज के जो वर्तमान के जो नए अभिभावक हैं, हमारे जो नया युवा वर्ग है, उ उनके अभिभावकपना जागृत करने में और आपने के अभिभावकों ने जो आपके साथ में कार्य किया है, इन दोनों में क्या अभी कमियाँ दिख रही हैं आपको या उनको नया कार्य ऐसा करना चाहिए, आपके अभिभावकों ने किया है जो इन्होंने नहीं किया है? हम चाहते हैं हमारे युवा वर्ग को, नए अभिभावकों को आप एक प्रेरणा दें। मेरी माँ जब कपड़े धोती थी या घट्टी चलाती थी, तो निरंतर वो स्तुति पाठ करती रहती थी। मैं सोता रहता था, थोड़ा-सा लेट राइज़र हूँ। परंतु कान में वो पड़ता रहता था और मुझे आज भी वो याद हो गए, सुनते-सुनते, नींद में, नींद ना अर्ध अर्ध नींद में, सुनते-सुनते मुझे आज वो सब चीज़ें याद हैं। बाद में 2-4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, जल्दी से याद हो गई। आज की जीवन शैली में बहुत मुश्किल होते जा रहा है। मैं अभिभावकों से कहूँगा कि वे सुबह उठें तो कम से कम एलेक्सा पे लगा दें या गूगल पे लगा दें, कुछ भजन लगा दें, कुछ स्तुति लगा दें, कुछ पाठ सुना दें। बच्चे तैयार होते-होते स्कूल जाते-जाते सुनेंगे, उनके ज़हन में, उनके मन में, उनके दिमाग में वो बात पेठ बनाएगी और वे उसका उपयोग कर सकेंगे। एक तो ये होना चाहिए कि निरंतर उनको निरंतरता इसमें मिले और दूसरा अभिभावकों में जो अब थोड़ा-सा ये हो गया क्योंकि बच्चे कम होते हैं, हम तो 6 थे। तो माताजी के पास और कोई रास्ता नहीं था कि एक आध बार मारपीट भी कर दे। क्योंकि बगैर मारपीट के 6 को नहीं आप यू कैन नॉट कंट्रोल ए हर्ड ऑफ 6 6 जानवर हों और 1-2 हों,
तो उस 6 जानवरों को कंट्रोल करने के लिए डंडा भी हाथ में रखना ही पड़ता है। डंडा कहीं से कहीं छूट गया है और आज की तारीख में मुझे अभी भी लगता है कि उस डंडे की आवश्यकता है। पहले एक कहावत थी, छड़ी पड़े छम छम विद्या आवे घम घम। जितनी पिटाई होती है उतनी विद्या आती है। अब शायद ये तो अतिरंजित बात हो सकती है, परंतु फिर भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को बहुत, नहीं तो क्या हो रहा है कि मन एक बंदर की भांति है और बहुत उछल कूद करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं दंड व्यवस्था फिर से लानी चाहिए। बहुत दिनों से एक प्रश्न सूझ रहा था, आपने की समिति ने एक योजना निकाली थी, हम दो हमारे तीन। तो समाज इसका आपसे लाभ ले रही है कि नहीं ले रही है? जहाँ जहाँ मैंने ये बात कही, सबने पसंद की है। जी। अब उसको प्रैक्टिकल में लाने की समस्या अपने माँ बाप हर दंपत्ति की अलग अलग है। काफ़ी लोगों ने उसको अंगीकृत किया है। अंगीकृत मतलब क्या, अब उनकी जो समस्या है कि परिवार टूट रहे हैं, परिवार विभाजित हो रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। कोई बच्चा अगर बेंगलोर चले गया, अमेरिका चले गया, हैदराबाद चले गया या अपने शहर से बाहर चले गया, तो कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम ऑफ नाना नानी, उसकी मासा मासा मासी, दादा दादी, इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एंड विदाउट सपोर्ट सिस्टम 3 बच्चे को पालना और बड़ा करना विद करंट अपनी नौकरी के साथ इट्स इम्पॉसिबल। समाज को इसका हल ढूंढना पड़ेगा कि हम उनको सपोर्ट सिस्टम कैसे उपलब्ध कराएं। मैंने कोशिश की है कि जैसे जो बंगलोर में बच्चे रहते हैं और कुछ ऐसे माँ बाप जिनको एक सपोर्ट सिस्टम माँ बाप को भी चाहिए, उनके बच्चे भी कहीं बाहर चले गए हैं, दे आल्सो वांट समबडी टू टेक केयर, जब जब उनके साथ विचार, अगर समाज इस तरह की कोई व्यवस्था कर सके कि जो माँ बाप या दादा दादी बगैर बच्चों के वहाँ हैं और वो 1-2 बच्चों को गोद ले लें, अर्थात उनका सपोर्ट सिस्टम बने, समय समय पर उनसे मिलें, बच्चे वहाँ पर उनके माँ बाप भी उनको वहाँ भेजें। मान लो जब आप स्कूल भेजते हैं, उनको क्लब में भेजते हैं या और कोई गतिविधि में भेजते हैं, कोई प्ले एरिया में भेजते हैं, तो वीक में 2 बार कम से कम उन माँ बाप के यहाँ भेजें। उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ बच्चे आएंगे, उनको वो शिक्षा भी दे सकेंगे। ये सपोर्ट सिस्टम अगर हम बना सके, डिफ़िकल्ट है, बोलना सरल है, परंतु इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत समय चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी टीम बनाऊँ कि जो इन कुछ-कुछ एरिया में जाए या कुछ शहरों को हाथ में लें और वहाँ ये सपोर्ट सिस्टम दे दें, तो ये बात पूरी हो सकेगी, नहीं तो बोलने से नहीं होगी। आर्थिक प्रॉब्लम भी है और सपोर्ट सिस्टम की भी समस्या है। 3 बच्चों को पालना इतना सरल नहीं है आज की तारीख में। आर्थिक रूप से भी और उनको सपोर्ट देना, अर्थात माताजी उतना समय दें, पिताजी उतना समय दें, ये मुश्किल होता जा रहा है। ये इसको अगर हम हल कर सके तो ये हम दो हमारे 3 वाली बात को हम ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। मेरा आपसे एक प्रश्न और है, जो कि हम इस साक्षात्कार की अंतिम कड़ी की ओर हैं। अंतिम प्रश्न के पहले एक प्रश्न में मैं जहाँ तक अभी आपके परिचय के माध्यम से मैंने जाना है, श्रवण बेलगोला महामस्तकाभिषेक के समय आपको जैन रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया था, सम्मानित किया गया था। चूँकि आपने पूर्व में भी कहा कि श्रेय लेने की होड़, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, सम्मान, उपाधि, प्रशस्ति ये सब प्राप्त होना, ये भी कहीं न कहीं श्रेय के इर्द-गिर्द ही घूमता है। तो आप कहाँ तक इससे संतोषित रहते हैं या आप स्वयं को उससे असंतुष्ट पाते हैं? श्रेय के इर्द-गिर्द नहीं, समर्पण के इर्द-गिर्द घूमता है। मैंने हमेशा समर्पण भाव से इनको प्राप्त किया है और जब आप समर्पण करते हो तो ये फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो यू। अगर आप ईमानदारी से व्यवसाय करेंगे तो पैसा विल फॉलो। लोग क्या करते हैं कि पैसे को फॉलो करने लगते हैं और समर्पण भाव नहीं रहता है तो उनको नहीं मिलेगा। आप समर्पण भाव से काम करते रहिए। मेरे काम को उन्होंने देखा। हमने 600 विद्वानों को संगोष्ठी पहली बार वहाँ हुई। हर साल, हर 12 साल में वहाँ संगोष्ठी होती है जब भी मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम होता है। पिछली सभी संगोष्ठियों में विवाद हो गए। पहली बार मैंने सभी पंथों को बुलाया, 13 पंथी, 20 पंथी, मुमुक्षु, तारणपंथी, सभी विद्वान आए और कोई विवाद नहीं हुआ। सबको बहुत अच्छी तरह से संचालित किया, सबको कह दिया। इवन मुमुक्षु भी, हमारा एक मुमुक्षु विद्वान खड़े हुए, उन्होंने कुछ कहा, लोग खड़े हो गए। मैंने कहा आपको सुनने के लिए बुलाया है। जब कोई विद्वान बोले सुनिए, आप सहमत असहमत की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग यू वेदर यू एग्री टू हिम और यू डोंट एग्री टू हिम। आप सुनिए और आप असहमत है, कोई बात नहीं है, बाद में अगर आपको समय मिले उनसे चर्चा करिए, नहीं मिले तो फिर बाद कभी पत्राचार से करिए, यहाँ नहीं बोल सकते। उसके बाद से सारी संगोष्ठियाँ, करीब 30-35 संगोष्ठियाँ बहुत आनंद से संपन्न हुई। सबने सबको सुना,
माना या नहीं माना ये अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्पण ही एक श्रेष्ठ सुलह की नीति है और यही निश्चित ही धर्म की आराधना और प्रभावना का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। अंतिम प्रश्न आज के साक्षात्कार का, जो युवाओं के लिए, संपूर्ण देश की समाज के लिए, ट्रस्ट पदाधिकारियों के लिए, ट्रस्टीज के लिए, मंदिर समितियों आदि के लिए प्रभावक रहेगा। मेरा प्रश्न है, वर्तमान में युवाओं के लिए, जैन समाज के लिए, जैन समाज संस्थाओं के लिए, जैन ट्रस्टी आदियों आदि सभी के लिए आपका जो विशेष संदेश जो धर्म प्रभावना में निमित्त बने, वह क्या है? 4 लाइनें मैं कहूँगा। ऑस्कर वाइल्ड कवि है, उसकी 4 लाइनें पंडित जवाहरलाल नेहरू की टेबल पर लिखी हुई थी। वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप एंड वी हैव टू कीप आवर इवन। उसका हिंदी अनुवाद बहुत सुंदर हरिवंश राज जी बच्चन ने किया। 4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। गहन सघन मन मोहक बंतरु मुझको आज बुलाते हैं। गहन सघन मन मोहक बंतरु मुझको आज बुलाते हैं। किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। बहुत सुखद संदेश। जवाहरलाल नेहरू जी की जो पंक्तियाँ रहीं, उनकी टेबल पर लिखी थीं, और हरिवंश राय जी जो एक भारतीय संस्कृति के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और जिनका विशेष साहित्य प्राप्त होता है, उनके पद्यानुवाद, उनके हिंदी अनुवाद के माध्यम से हम सभी ने युवाओं को विशेष संदेश आपके मुख से सुना है। निश्चित ही यदि हम यह समन्वय, सद्भावना और संगठन की नीति अपनाएंगे, तो धर्म प्रभावना में और युवाओं की जागृति में, समाज की उन्नति में यह सहयोगी रहेगा। इस साक्षात्कार को जो नवप्रसूत पत्रिका के यूट्यूब चैनल आदि के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा, समाज इसका लाभ लेगी और लेना चाहिए। ऐसी भावना के साथ मैं आदरणीय बड़जात्या साहब को हृदय से नवप्रसूत परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो अमूल्यतम समय हमें प्राप्त हुआ, वह निश्चित ही हमारे लिए, संपूर्ण समाज के लिए, युवाओं के लिए विशेष प्रेरक रहेगा। और आप जैसे व्यक्तित्वों का समाज में उपलब्ध होना, विचार प्राप्त होना, सहयोग प्राप्त होना, समर्पण की भावना प्राप्त होना, यह सबकी उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। हमारे साथ हमारे भ्राता नीलेश जी, भाई आकाश जी, संजय जी जुड़े हुए हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जय।